वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट लेक्चर में हार्ड डिस्क के बारे में बोल पढ़ा है कि हार्ड डिस्क क्या होती है और वहां हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो आज जिस चीज के बारे में हमें पढ़ना है वो है डिस्क शेड्यूलिंग। जैसा कि आपको पता है, हमने बोला ये प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेसर है। ठीक, और ये हमारे पास डिस्क है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, डिस्क के पास अपना एक कंट्रोलर है जिसे हम डिस्क कंट्रोलर बोलते हैं, और प्रोसेसर के साइड में भी एक कंट्रोलर है जिसे हम बोलते हैं होस्ट कंट्रोलर। अब देखिए, ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर एक प्रोसेस रन कर रहा है। प्रोसेस, ठीक, उस प्रोसेस ने एक रिक्वेस्ट भेजी, लेट्स से एक डिस्क रिक्वेस्ट। डिस्क रिक्वेस्ट, ठीक, लेट्स से डिस्क रिक्वेस्ट है फॉर एग्जांपल फॉर सिलेंडर 5। इस सिलेंडर में कोई सेक्टर है, उसको इसे रीड करना है। तो ये रिक्वेस्ट होस्ट कंट्रोलर को जाएगी। होस्ट कंट्रोलर क्या करता है, वो देखेगा क्या डिस्क अवेलेबल है। अगर डिस्क अवेलेबल है डिस्क कंट्रोलर, तो वो डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट डिस्क कंट्रोलर को भेजेगा। डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को देख के डिस्क से डेटा निकालेगा और वापस रेस्पॉन्स देगा। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर होस्ट कंट्रोलर जो है, यहां पर जो हमारा होस्ट कंट्रोलर है, ये होस्ट कंट्रोलर को अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ गई, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ गई, ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई, और उसने देखा, इस होस्ट कंट्रोलर ने देखा, इसके बाद इसने देखा कि जो हमारी डिस्क है इट इज बिजी, ये बिजी है डिस्क, मतलब कोई और रिक्वेस्ट कर रहा है। तो होस्ट कंट्रोलर क्या करता है, जितने भी इसके पास रिक्वेस्ट्स आते हैं, ये उन रिक्वेस्ट्स को, जितने भी रिक्वेस्ट्स आएंगे, ये उन रिक्वेस्ट्स को एक क्यू में रखता है। लेट सपोज इसके पास रिक्वेस्ट्स आ गई इस क्यू में। एक रिक्वेस्ट है सिलेंडर नंबर 98 के लिए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है 183 सिलेंडर के लिए। एक है 37 सिलेंडर के लिए। एक रिक्वेस्ट है 122। एक है 114 के लिए, 124 के लिए, 65 के लिए, 67 के लिए, ठीक है। लेट्स से ये वाली रिक्वेस्ट्स इस होस्ट कंट्रोलर के पास अभी है। ये रिक्वेस्ट, ये सारे किसके पास है, होस्ट कंट्रोलर के पास, ठीक है। ये इसके पास क्यों है होस्ट कंट्रोलर के पास, क्योंकि डिस्क बिजी है, ठीक है। डिस्क कोई और ऑपरेशन कर रहा है। अब जब डिस्क अवेलेबल हो गया, ठीक है, तो होस्ट कंट्रोलर को इन रिक्वेस्ट्स में, ये जो रिक्वेस्ट्स है ना, इनमें से एक को चूज करना है। चूज एंड सेंड टू डिस्क कंट्रोलर, इनमें से किसी को चूज करना है और किसको भेजना है, डिस्क कंट्रोलर को। अब देखिए, इन रिक्वेस्ट्स में, ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट्स है, होस्ट कंट्रोलर किस रिक्वेस्ट को उठाएगा और डिस्क कंट्रोलर को देगा, ठीक है। उसके लिए हमें यूज होती है शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज, डिस्क शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज। मतलब डिस्क शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज क्या है, कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट्स है, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स और फॉर डिफरेंट सिलेंडर्स ऑफ द डिस्क, तो उन मल्टीपल रिक्वेस्ट्स में हम किस रिक्वेस्ट को पहले भेजेंगे, ठीक है। हम उसके लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन ये शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो ओवरऑल टाइम फॉर इनपुट आउटपुट, जो टोटल टाइम है ना इनपुट आउटपुट, वो कम करे, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हम इन्हीं स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। जो हम सबसे पहली वाली स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, जो सबसे कॉमन और इजी है, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में क्या है कि जो रिक्वेस्ट पहले आई, लेट सपोज पहले 19 आई थी, 98 आई थी, तो पहले 198 जाएगी। ठीक है, फिर 183 आई, फिर 183 जाएगी। क्या मतलब, लेट सपोज ये मैंने सेक्टर्स रखे हैं, ये है सेक्टर नंबर 1, लेट से, ये है सेक्टर 10, ये है सेक्टर 20, फिर है, या 10 नहीं, हम रखते 50, ये है 100, ठीक है, फिर है 150, फिर है 200, ठीक है, फिर है 250, सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर। तो देखिए, पहले हमारा कहाँ है, 98 यहां पर है, फिर उसके बाद 183, मतलब यहां में, यहां किसी सेक्टर पे जाना है, सॉरी सिलेंडर पे जाना है। फिर है 37, वापस यहां आना है, यहां पर कोई सिलेंडर है। फिर है 122, तो वो यहां पर होगा। ठीक है, तो मतलब जो पहले रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। ये वाली जो स्कीम है, ये बहुत सिंपल है और फेयर है, फेयर स्कीम है। ठीक, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, हमारे पास हमने क्या किया, 98, 98 के बाद हम कहाँ गए, यहां हमारा 98 पे था हमारा हेड, हम 98 से आगे गए 183, इतना मूवमेंट हमने किया। सिलेंडर, सिलेंडर जब मूव कर रहे हैं ना, तो हमारा हेड मूव होता है। हेड मूव के लिए हमें सीक टाइम लगता है, टी सीक। ठीक है, तो यहां से हम यहां चले गए 183, फिर यहां से वापस आए 37। आसान था ना 98 से, फिर अगर हम 37 जाते, 37 से 122, फिर जाते 183, तो उससे क्या होता है, हेड मूवमेंट कम हो जाती। ठीक है, तो हमारा सीक टाइम कम हो जाता है। ठीक, लेकिन जो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर रहे हैं, उससे हमारा हेड मूवमेंट बहुत जा रहा है, हमें बहुत आगे जाना पड़ता है, फिर वापस कोई रिक्वेस्ट पीछे होगी, पीछे जाना पड़ेगा, तो इसमें हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा सीक टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये स्कीम इतनी ऑप्टिमल नहीं है। कौन सी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्यों ऑप्टिमल नहीं है, इसमें हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरी जो स्कीम हम इसी को दिमाग में रख के कि हेड मूवमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हम करेंगे शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SST। देखिए, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वेस्ट थी ना, ये 98 183, इन रिक्वेस्ट में हम देखेंगे, हमारा लेट सपोज, लेट से करंट हेड पोजिशन इज 100, मतलब हमारा जो हेड है ना, वो सिलेंडर नंबर 100 पे है, या ट्रैक 100 पे है। ठीक है, अब देखिए, अब इतनी रिक्वेस्ट है, 98 183 37 122 14 124, ये सारी रिक्वेस्ट हैं। हम क्या करेंगे, हम इनमें से उस रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल करेंगे जो इस सिलेंडर के नजदीक हो। इस सिलेंडर के नजदीक कौन सा है, 98, तो हम 100 से सिलेंडर, मतलब हेड की पोजीशन कहां लेंगे, 98, और 98 रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। तो मतलब जो मेरा होस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजेगा ना डिस्क को, वो पहले किसके लिए भेजेगा, 98 के लिए। अब जब 98 फुलफिल हो गया, तो इस, अब हमारा हेड किस पे है, 98 पे। अब हमें देखना है 98 से आगे कहां जाएगा। हमारा होस्ट कंट्रोलर देखेगा, अब ये वाले हैं 183, ये सारे है ना, इनमें से देखेगा 98 किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 122। तो यहां से ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो होस्ट कंट्रोलर भेजेगा, वो 122 के लिए भेजेगा। ठीक है, ये हमारा है शॉर्टेस्ट सीक टाइम। इसमें सीक टाइम लेस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो पहली है ना, वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब, स्टारवेशन देखिए, लेट सपोज 183 पहले आया था, ठीक है, लेकिन
हम पहले 98 को कर रहे, फिर 122 को, और बीच में लेट सपोज कोई और रिक्वेस्ट आ गई 120, हम 120 को करेंगे, फिर आ गया 156, हम 156 को करेंगे। बीच बीच में रिक्वेस्ट्स आएंगी, वो फुलफिल होंगी, और जो दूर वाला होगा उस तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, वो हमेशा स्टार्व करेगा। ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम है, स्टारवेशन, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, और एक चीज जो इसमें प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है कि हमें कभी कभी शॉर्टेस्ट सीक टाइम से बेटर होता है कोई और रिक्वेस्ट फुलफिल करना। ठीक है, क्या मतलब रिक्वेस्ट फुलफिल करना? हम अगर शॉर्टेस्ट सीक टाइम कर रहे हैं ना, लेट सपोज ये 98 पे था, ठीक है, और यहां था लेट से 100, ठीक, और यहां से रिक्वेस्ट थी 37, ठीक, फिर थी हमारी रिक्वेस्ट 22, ठीक। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट सीक टाइम से 98 से हम 100 जाएंगे, ठीक है, और फिर 100 से वापस हम कहाँ जा रहे, 37, ठीक है, फिर 37 से कहाँ जाएंगे, 22। बेटर होगा कि हम क्या करें, 98 से 37 जाए, 37 से 22 जाए, फिर 22 से 100 जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे? जो हमारी ये दो रिक्वेस्ट्स है ना, ये दो रिक्वेस्ट्स बहुत नजदीक नजदीक है। तो नजदीक नजदीक होने की वजह से क्या हो सकता है, अगर मेरे पास और 4-5 रिक्वेस्ट्स यहां है 15, तो हमें क्या करना है, मुझे इन 4 रिक्वेस्ट्स को वेट करवाना पड़ता है। 98 पहले किसके पास जाएगा, 100 के पास, शॉर्टेस्ट सीक टाइम। तो एक की वजह से मुझे इन 4 को वेट करवाना पड़ता है। उससे बेटर है मैं यहां जाऊं, ये चारों खत्म करूं जिनमें सीक टाइम बहुत कम लगेगा, फिर वापस इस 100 पे जाएंगे। ठीक है, तो मेन तो प्रॉब्लम स्टारवेशन है, लेकिन उसके बगैर भी कभी कभी सिनेरियोज ऐसे बनते हैं जहां हमें एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, मतलब एक का जो सीक टाइम कम था उसकी वजह से बहुत सारे जो रिक्वेस्ट है जो वेट कर रहे हैं उनको वेट करवाना पड़ रहा है। ठीक है, या और एक प्रॉब्लम इसी के रिलेटेड प्रॉब्लम है कि लेट सपोज 98 पे था, ठीक है, और हमारी रिक्वेस्ट और इसके बाद था लेट सपोज 120, और यहां रिक्वेस्ट थी 37, 22, 16, 15, ये रिक्वेस्ट थी। तो हमने क्या किया, 98 से कहां गए, 120, और बीच में यहां रिक्वेस्ट आ गई 150, 160 बीच में। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम बोलेगा आप जाओ 150, आप जाओ 160। ये जो पहली वाली रिक्वेस्ट थी ना, ये वापस ही वहां ही रही। ठीक है, हमें इनके पास जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, हम यहां से ही सर्व कर रहे, वापस यहां हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो वो ये भी एक प्रॉब्लम है किसका, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का। मेन तो स्टारवेशन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसी प्रॉब्लम को या स्टारवेशन की प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए, और एक आ गया एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, वो है स्कैन, या जिसे हम एलिवेटर भी बोलते हैं। देखिए एलिवेटर क्या बोलता है, एलिवेटर बोलता है कि जो हमारा ये डिस्क है, लेट सपोज हमारा आर्म यहां था, ठीक है, सिलेंडर या ट्रैक 5 पे, ठीक, हम क्या बोलेंगे, स्कैन बोलता है कि इस आर्म को मूव करो, आगे आगे एक एक सिलेंडर, ठीक है, ऐसे मूव होगा, पहले बाहर की तरफ, ठीक है, यहां ये सिलेंडर ट्रैक 0 था, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, लेट सपोज ट्रैक 5, टोटल 5 ट्रैक से, पहले 0 पर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखो 0 ट्रैक पर गया, जितनी 0 ट्रैक पर रिक्वेस्ट है पहली उनको फुलफिल करेगा जितनी भी है, फिर ट्रैक 1 पे जितनी रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल करेगा, फिर ट्रैक 2, फिर ट्रैक 3, फिर ट्रैक 4, जब तक ये एंड पर ना पहुंचे। ठीक है, फिर क्या करेगा, जब एंड पर पहुंचा ना, फिर से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा, ट्रैक ट्रैक 5 से कहां जाएगा, ट्रैक 4, देखिएगा ट्रैक 4 पे रिक्वेस्ट तो नहीं है, फिर जाएगा ट्रैक 3, वहां कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है, फिर ट्रैक 2, वहां कोई रिक्वेस्ट तो अंदर जाएगा, फिर से बाहर अंदर बाहर कर रहा है, जिसे हम एलिवेटर भी बोलते हैं, जो ऊपर नीचे करता है। ठीक है, इसको हम स्कैन शेड्यूलिंग बोलते हैं। लेकिन इस स्कैन शेड्यूलिंग का जो प्रॉब्लम है
स्कैन शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम ये है कि क्या होता है, लेट सपोज जब ये बाहर जा रहा था, मतलब हमारे पास ये डिस्क थी, ये ट्रैक 0 था, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 और ट्रैक 5। जब ये जा रहा था ना, लेट सपोज ट्रैक 0, अब ये गया ट्रैक 1, ठीक है, फिर गया ट्रैक 2, ठीक। अब लेट सपोज यहां कोई न्यू रिक्वेस्ट आई ट्रैक 0 पे, न्यू रिक्वेस्ट 1, ये कहाँ है ट्रैक 2 पे, तो ये क्या करेगा, आप जाएगा आगे ट्रैक 3, फिर जाएगा ट्रैक 4, ये तो रिक्वेस्ट है यहाँ ही है, और इसी बीच में रिक्वेस्ट आ गया लेट सपोज ट्रैक 3 पे, न्यू रिक्वेस्ट है N2, ठीक है। तो अब ये किस पे था, ट्रैक 4, अब ये जाएगा ट्रैक 5। जब ये अब वापस आएगा ना, वापसी में ये किसको पहले फुलफिल करेगा, N2, लेकिन N2 से पहले कौन सा आया था, N1, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो है ना ऊपर वाले, इनको क्या हो रहा है, जब ये यहां से बाहर की तरफ आ रहा था, फिर जब अंदर जाएगा, ये 2 बार जल्दी जल्दी इन ट्रैक्स पे जो रिक्वेस्ट होंगी वो फिलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टू मेक इट मोर फेयर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे और एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो क्या बोलेगा, जब ऐसे जाएगा ना, लेट सपोज पहले ट्रैक 1 पे रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा, फिर ट्रैक 1, फिर ट्रैक 2, ट्रैक 3, और जब ये वापस जाएगा ना, वापसी के वक्त ये कुछ फुलफिल नहीं करेगा, वापसी के वक्त ये डायरेक्टली T0 पर जाएगा, फिर से देखिएगा T0 पर कोई रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करेगा, फिर T1 पे, फिर T2 पे, फिर T3 पे, फिर से वापस अंदर जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में रिक्वेस्ट फुलफिल करता है, जब ये रिवर्स जाता है ना, उस वक्त ये कोई रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा, डायरेक्टली अंदर वाले ट्रैक पे जाएगा और वहां से ही आगे आएगा, फिर से फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके का है, स्कैन के ही तरीके का है, बस सिर्फ डिफरेंस है कि जब ये वापस जा रहा है रिवर्स, तब ये कोई रिक्वेस्ट सर्विस नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम है सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन, ठीक है। ये है सर्कुलर स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम था, और ये है स्कैन। अब इसी में और एक इंप्रूवमेंट, माइनर चेंज जो है, वो क्या है, माइनर चेंज वो ये है, देखिए, अब अगर मेरा T0 था T1 पर, T2, T3, T4, T5, लेट सपोज स्कैन क्या बोल रहा था, पहले T0 पर जाओ, T0 पर देखो कोई रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करो, फिर T1 पे जाओ, फिर T2 पे जाओ, फिर T3 पे जाओ, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं ना, एंड तक जाओ, T5 तक जाओ, ठीक है, जो एंड का हमारा ट्रैक है। लेकिन अगर लेट सपोज T4 और T5 पे रिक्वेस्ट कोई है ही नहीं, तो एंड पे जाने की क्या जरूरत है, जहां जिस ट्रैक तक रिक्वेस्ट है ना, उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, उसके आगे हम हेड को मुंह ही नहीं करेंगे, वापस बोलेंगे वापस चले जाओ, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस ये है, स्कैन में हम क्या करते थे, पूरे एंड तक जाते थे, लेकिन इस वाली शेड्यूलिंग जो ये वाला एल्गोरिदम है, इसमें हम क्या कहते हैं, एंड तक मत जाओ, जिस ट्रैक तक रिक्वेस्ट है वहां तक चले जाओ और वहां से वापस आ जाओ, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लुक, ठीक है। और इसका और एक जो वर्जन है वो है सी लुक। लुक में क्या होगा, एंड पे जाएगा, एंड से वापस आएगा और वापसी के वक्त भी सर्विसेज को फुलफिल करेगा। सी लुक क्या होगा कि एंड पे जाएगा, लेकिन जब वापस आएगा उस वक्त कोई रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा, वापस वहां तक आएगा जहां तक इसे रिक्वेस्ट, स्टार्टिंग रिक्वेस्ट से, और वापस वही प्रोसीजर रिपीट करेगा, ठीक है। ये है लुक और सी लुक, ठीक। तो ये हमारे एल्गोरिथम्स थे। तो कौन कौन सा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिसमें हम सीक टाइम को रिड्यूस करते हैं, स्कैन, स्कैन का और एक वर्जन सी स्कैन, लुक, सी लुक। तो ये हो गए 3, ये है सी स्कैन हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है, लुक है फिफ्थ, और सी लुक है हमारा सिक्स्थ, और लास्ट जो हमारा है वो है शॉर्टेस्ट पोजिशनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट पोजिशनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट पोजिशनिंग टाइम फर्स्ट में देखिए, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में हमने देखा था, हम चाहते थे सीक टाइम कम होना चाहिए,
लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा पोजिशनिंग टाइम लेस होना चाहिए। ठीक है, तो पोजीशनिंग टाइम कैसे लेस होगा? हम कहेंगे पहले उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करो जिसमें पोजीशनिंग टाइम लेस होगा। लेकिन ये वाला जो एल्गोरिदम है ना, ये इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक, क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि जो पोजीशन है ना, पोजीशन पोजीशन है, किस पे डिपेंड करता है कि जो सेक्टर है, ये सेक्टर जिसको मुझे, जहां से मुझे डेटा निकालना है, वो इस ट्रैक पे किस जगह पे है। और कोई सेक्टर, देखो, जो इनर वाले ट्रैक्स होते हैं ना, वहां सेक्टर्स क्लोज क्लोज होते हैं। मतलब मतलब जो सेक्टर से बहुत कम होते हैं, छोटे होते हैं, तो सारे सेक्टर्स पे डेटा निकालना बहुत जल्दी टाइम होगा। लेकिन जो बाहर वाले हैं ट्रैक्स होते हैं, वहां पर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो पूरे उस ट्रैक से डेटा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस हमारे जियोमेट्री के बारे में हमारे होस्ट कंट्रोलर को नहीं पता होता है, लेकिन डिस्क कंट्रोलर को पता होता है। ठीक है, तो होस्ट कंट्रोलर पे ये वाला एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये एल्गोरिदम हम डिस्क कंट्रोलर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जब यूज करते हैं ना, हम क्या करेंगे? लेट सपोज ये हमारा प्रोसेसर था। ठीक है, प्रोसेसर के पास क्या है? होस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और यहां डिस्क है, डिस्क के पास हमारा है डिस्क कंट्रोलर। हम क्या करेंगे? इस होस्ट कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई। ठीक है, ठीक, ये क्या करेगा? अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करेगा। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? लेट सपोज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, उस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के हिसाब से ये रिक्वेस्ट आगे भेजेगा। किसको भेजेगा? डिस्क कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा? उन रिक्वेस्ट्स को अपनी एक क्यू में रखेगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट्स आ गई ना इस क्यू में, और डिस्क कंट्रोलर खुद दूसरा एल्गोरिदम यूज करेगा। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पोजीशनिंग टाइम फर्स्ट, क्योंकि ये पोजीशनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर सकता है, इसे डिस्क का जियोमेट्री के बारे में पता होता है, होस्ट कंट्रोलर को उतना नहीं पता होता है। तो होस्ट कंट्रोलर अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर सकता है, और डिस्क कंट्रोलर अलग यूज करेगा। इन रिक्वेस्ट को उठा के यहां डिस्क पे देगा, और डिस्क से जो डेटा आएगा फिर वापस होस्ट कंट्रोलर को देगा। ऐसे एक्चुअली इंप्लीमेंट होती है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो यहां हमारा डिस्क शेड्यूलिंग खत्म हो गया, जिसमें हमने 6-7 मतलब रिक्वेस्ट्स के बारे में पढ़ लिए। जो इस डिस्क, हार्ड डिस्क के रिलेटेड एक छोटा लास्ट पोर्शन हमें पढ़ना है, वो है जो इनिशियल डिस्क मैनेजमेंट होता है। डिस्क मैनेजमेंट, अभी हम फाइल मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे, डिस्क मैनेजमेंट। वो डिस्क मैनेजमेंट के कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफली पता होना चाहिए कि डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ता है। ठीक है, मतलब डिस्क मैनेजमेंट में हमें डिस्क का जो इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, वो क्या होता है इनिशियलाइजेशन। या अगर मुझे डिस्क से बूट करना है, बूटिंग फ्रॉम डिस्क, वो कैसे होता है। ठीक है, और अगर डिस्क के कुछ सेक्टर्स खराब हो गए, ठीक है, बैड ब्लॉक्स जिनको हम बोलते हैं, जो खराब हो गए सेक्टर्स बिकॉज ऑफ सम रीजन, उन बैड ब्लॉक्स से हम कैसे रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमें देखना है। तो पहले हम देखेंगे ये डिस्क इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास इनिशियलाइजेशन के दो चीजें होती है। एक तो होता है लो लेवल फॉर्मेटिंग। ठीक है, और दूसरा होता है लॉजिकल फॉर्मेटिंग। इनिशियलाइजेशन के बारे में आपको बोल रहा हूं, लो लेवल फॉर्मेटिंग और लॉजिकल फॉर्मेटिंग। देखिए, लो लेवल फॉर्मेटिंग ज्यादातर कंपनी खुद करती है, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है, या कंपनी के पास ही हम लो लेवल फॉर्मेटिंग किसको करते हैं? डिस्क को। क्या मतलब लो लेवल फॉर्मेटिंग? लो लेवल फॉर्मेटिंग होता है कि जो हमारा डिस्क है,
अभी तो नॉर्मल डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क को डिवाइड करते हैं इंटू सेक्टर्स, और ये भी डिसाइड करते हैं कि हर सेक्टर का साइज क्या होगा, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास जो डिस्क थी, इस डिस्क को हमने डिवाइड किया इंटू सेक्टर्स। हर सेक्टर का हमने एक कांस्टेंट साइज रखा, ठीक है। साइज मतलब कितना ये डेटा होल्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 512 बाइट्स, ठीक। और क्या होता है, ये जो हर सेक्टर है ना, इसमें कुछ पोर्शन, कुछ एक्स्ट्रा डेटा डाल दिया जाता है। ये तो था 512 बाइट्स जहां हम डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन इसके बगैर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखी जाती है। क्या इंफॉर्मेशन रखी जाती है? फॉर एग्जाम्पल इस सेक्टर का सेक्टर नंबर क्या है, ठीक है, या इस सेक्टर का सेक्टर नंबर रखते हैं, या इसके बाद और चीजें भी रखती है, फॉर एग्जांपल ईसीसी, जिसे हम कहते हैं एरर करेक्टिंग कोड। एरर करेक्टिंग कोड मतलब जो हमने यहां डेटा रखा है ना 512 बाइट्स का, अगर इसमें कोई एरर आया, इस एरर करेक्टिंग कोड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो एरर आया है कि नहीं आया है। तो ये चीजें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस डिस्क के कुछ पोर्शन में रखा जाता है, हर सेक्टर के कुछ पोर्शन में रखा जाता है, जिनको हम हेडर एंड ट्रेलर बोलते हैं। तो हर सेक्टर को इनिशियलाइज किया जाता है विद द सेक्टर नंबर एंड द ईसीसी, ठीक है, एरर करेक्टिंग कोड, ठीक। ये है हमारा लो लेवल फॉर्मेटिंग। और एक चीज, लो लेवल फॉर्मेटिंग में और एक चीज होता है कि जब कंपनी या ओएस लो लेवल फॉर्मेटिंग करता है ना, वो देखता है कोई सेक्टर खराब तो नहीं है। अगर वो खराब सेक्टर है ना, जिसे हम बैड सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, उन बैड सेक्टर्स को इसे यूज नहीं करना है। किसे यूज नहीं करना है? हमारे सिस्टम को। तो क्या होता है, जो हमारा डिस्क कंट्रोलर है, डिस्क कंट्रोलर के पास ये इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन कौन से सेक्टर्स बैड है, ठीक है, ताकि उन बैड सेक्टर्स को मैं यूज ना करूं, ठीक। और कुछ मतलब डिस्क मैनेजमेंट ऐसे होते हैं, वो क्या रखते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो हमारे रिजर्व होते हैं। रिजर्व सेक्टर्स मतलब उन सेक्टर्स को हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो जिन सेक्टर्स को हम यूज नहीं कर रहे, जो हमारे क्या कहते हैं इसे, रिजर्व सेक्टर्स होते हैं, तो जो जो सेक्टर बैड हो जाएगा ना, जो हमारा बैड सेक्टर होगा, उसके प्लेस पे हम इन रिजर्व सेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मेरा सेक्टर नंबर 2 खराब हो गया, ठीक है, 2 की जगह इस रिजर्व सेक्टर में, रिजर्व जो सेक्टर्स है ना, इसमें लेट सपोज सेक्टर नंबर 10 था जो अवेलेबल था, तो 2 की जगह मैं ये 10 यूज करूंगा, और ये इंफॉर्मेशन डिस्क कंट्रोलर के पास होगी। मतलब जो हमारा होस्ट कंट्रोलर है ना, होस्ट कंट्रोलर को इसके बारे में पता होने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा मुझे लेट सपोज सेक्टर 2 से डेटा चाहिए, लेकिन डिस्क कंट्रोलर को पता है सेक्टर 2 तो खराब है, और उसकी जगह मैंने किसको यूज किया है, 10 को, तो वो 2 को, 2 की रिक्वेस्ट 10 से फुलफिल करेगा। तो होस्ट कंट्रोलर को ये चीज पता होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो डिस्क कंट्रोलर ऐसे इन बैड ब्लॉक्स को या बैड सेक्टर्स को हैंडल करता है। और एक चीज, ये सिर्फ एट द इनिशियल फॉर्मेटिंग नहीं होता है, ये बैड ब्लॉक्स कभी कभी क्या होता है, मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और मेरे सिस्टम में कुछ सेक्टर्स बैड हो गए, ठीक, और मैं चेक कर सकता हूं। लिनक्स में एक कमांड होती है बैड ब्लॉक्स। ये बैड ब्लॉक्स कमांड क्या करता है, जो भी आपके सेक्टर्स बैड है ना, उनको डिस्क कंट्रोलर चेक करता है, उन सेक्टर्स के बदले नए सेक्टर्स, रिजर्व सेक्टर्स को यूज करता है। मतलब पहले निकालता है कौन कौन से सेक्टर्स बैड है। ये इसे कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्टर बैड है और कौन सा सही है? इस एरर करेक्टिंग कोड से। तो मतलब वो इस एरर करेक्टिंग कोड को चेक करेगा हर एक सेक्टर के लिए, और जहां पर भी इसे लगा कि एरर करेक्टिंग कोड से इसे लगा कि इसमें डेटा चेंज हुआ है, मतलब प्रॉब्लम हुई है डेटा में, तो वो उसे डिजिग्नेट करेगा एज बैड ब्लॉक। कौन बैड ब्लॉक डिजिग्नेट करेगा? डिस्क कंट्रोलर, और उसके बदले नया कोई सेक्टर यूज करेगा रिजर्व में, ठीक है। तो क्या हुआ, लो लेवल फॉर्मेटिंग हमने देखा। लो लेवल फॉर्मेटिंग में, लो लेवल फॉर्मेटिंग में हमारा डिस्क इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज होता है, डिस्क इनिशियलाइज मतलब हमारे सेक्टर्स बनते हैं, और हर सेक्टर का हेडर और ट्रेलर बनता है,
ठीक है, हर सेक्टर का साइज क्या है, हेडर्स क्या है, ट्रेलर क्या है, हेडर ट्रेलर में सेक्टर नंबर होता है, ईसीसी होता है, और यहां पर भी हम बैड ब्लॉक्स चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बोला ना फॉर्मेटिंग, वो है लॉजिकल फॉर्मेटिंग। ये लॉजिकल फॉर्मेटिंग, लॉजिकल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारी डिस्क को मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड करता है। इसे हम लॉजिकल पार्टीशनिंग बोलते हैं। मल्टीपल पार्टीशंस मतलब देखिए, डिस्क तो हमारे पास एक ही है, लेट सपोज ये डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क में मल्टीपल सिलेंडर्स होते हैं ना, सिलेंडर्स मतलब जो डिस्क का पूरे ट्रैक से फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, उन ट्रैक्स को हम मिलाकर एक सिलेंडर बनाते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बोला है। तो ये ग्रुपिंग करता है, लेट सपोज सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, इन तीन सिलेंडर्स के ट्रैक्स को बोला दिस इज पार्टीशन 1। और जो और सिलेंडर्स थे, फॉर एग्जांपल सिलेंडर 4 और सिलेंडर 5, इनको बोला पार्टीशन 2। ठीक है, तो है तो ये सेम डिस्क, लेकिन इसने इसे अलग पार्टीशन बनाया, इसे अलग पार्टीशन बनाएगा। ठीक है, और लॉजिकली ये ऐसे ट्रीट करेगा कि ये वाला अलग डिस्क है, ये वाला अलग डिस्क है, लेकिन अंदर से वो सेम ही डिस्क होगा। ठीक है, और एक चीज, जब ये पार्टीशन करेगा ना, पार्टीशन करने के वक्त ये भी डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन सा प्राइमरी पार्टीशन है। प्राइमरी मतलब हमारे किस पार्टीशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्या है लॉजिकल फॉर्मेटिंग जो हम देख रहे हैं, लॉजिकल फॉर्मेटिंग, लॉजिकल फॉर्मेटिंग में हम पार्टीशंस बनाते हैं। ठीक है, और हर पार्टीशन में डिसाइड करते हैं प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन या बूट पार्टीशन। बूट पार्टीशन मतलब वो वाला पार्टीशन जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा जो पार्टीशन है ना, उसमें मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठीक, पहला सेक्टर जो है उस पार्टीशन का, उसको हम बूट सेक्टर बोलते हैं। ठीक, इस बूट सेक्टर में जो है अ, इसमें हमारा पूरा बूट प्रोसेस होता है, कैसे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना है। ठीक, ये पूरा इस पर्टिकुलर पार्टीशन में होता है। लेकिन इसके बगैर जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले स्टार्ट होता है ना, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसे बूटस्ट्रैप बोलते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर, जो ज्यादातर रोम में होता है। ठीक है, इस बूटस्ट्रैप लोडर जो है, इस बूटस्ट्रैप लोडर में क्या होता है, इसमें कोड होता है टू डिटरमाइन द टू डिटरमाइन द बूट ब्लॉक्स। बूट ब्लॉक्स क्या होते हैं, देखिए, ये जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है ना, ये पूरा का पूरा रॉम में नहीं होता है, इसका कुछ पोर्शन रॉम में होता है और बाकी पोर्शन इन बूट ब्लॉक्स में होता है। बूट ब्लॉक्स ये सेक्टर्स हैं ऑन हार्ड डिस्क। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम था, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, इसका कुछ पोर्शन कहां है, रॉम में, और कुछ पोर्शन कहां है, बूट ब्लॉक्स में। ठीक, तो सबसे पहले रॉम से इस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का पहला पोर्शन उठेगा। उस पोर्शन का काम क्या होगा, उस प्रोग्राम का, टू फाइंड द बूट ब्लॉक्स। इस बूट ब्लॉक से इस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का बाकी पोर्शन होगा, जिसे हम विंडोज में इस बूट ब्लॉक्स में जो कोड है ना, उसे हम MBR भी बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, इस मास्टर बूट रिकॉर्ड में डिटेल्स होते हैं अबाउट बूट पार्टीशन, अबाउट बूट पार्टीशन। बूट पार्टीशन कौन सा है, जो हमारा पार्टीशन है जहां हमारा ओएस है, और ओए उस पार्टीशन में जो पहला ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में पहला जो सेक्टर है उसे हम बूट सेक्टर बोलते हैं, वहां से हम ओएस को लोड करते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा आप देखना है। देखिए क्या होता है, पहले रॉम से
बूटस्ट्रैप प्रोग्राम उठाया जाएगा, उसका कुछ पोर्शन जो वहां स्टोर है, ठीक है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम से बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का बाकी जो पोर्शन स्टोर है बूट सेक्टर्स में, सॉरी, बूट ब्लॉक्स में, या जिसे हम एमबीआर बोलते हैं, उस पोर्शन ऑफ प्रोग्राम को, वो बूट ब्लॉक, वो प्रोग्राम चलेगा। वो प्रोग्राम का काम है टू डिटरमाइन द प्राइमरी पार्टीशन, कि प्राइमरी पार्टीशन कौन सा है, और वहां से फिर हमारा ओएस लोड होगा और ओएस रन करेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है जो चलता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया लॉजिकल फॉर्मेटिंग क्या होता है और लो लेवल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक कुछ था अबाउट द डिस्क मैनेजमेंट, कि डिस्क को कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इन शेल मैनेजमेंट, ठीक। तो यहां तक हमने खत्म किया हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक, जो हमारी एचडीडी होती है, जिसमें हमने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ा। ये मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है और इस मैग्नेटिक डिस्क में कैसे हम रिक्वेस्ट को शेड्यूल करते हैं, और हमने फिर देखा इस मैग्नेटिक डिस्क का जो इनिशियल फॉर्मेटिंग मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, जो लो लेवल फॉर्मेटिंग होता है, जो हमारा हाई लॉजिकल फॉर्मेटिंग होता है, वो चीजें क्या होती है। और हमने ये भी देखा बैड ब्लॉक्स क्या होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क कंट्रोलर के पास होती है, ठीक। और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ा, या मास्टर बूट रिकॉर्ड जो विंडोज में जो हम बोलते हैं एमबीआर, वो एमबीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। एमबीआर इज ए पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ठीक। तो यहां तक हमारा हार्ड डिस्क का डिस्कशन खत्म हो गया। इसके बाद जो हम डिस्कशन पढ़ेंगे वो हम रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट डिस्क्स, ये रेड के बारे में पढ़ेंगे। असल में ये रेड एक आप समझे एक टेक्नोलॉजी है यूजिंग दीज हार्ड डिस्क्स एक बेटर स्टोरेज सिस्टम बनाना। तो ये रेड क्या होता है, ये कैसे इस हार्ड डिस्क को बेटर बनाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।